हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परमाणु के कुछ मूलभूत गुणों के बारे में जाना था। आज हम परमाणु की संरचना के बारे में दिए गए कुछ प्रमुख परमाणु प्रतिरूपों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। डाल्टन ने बताया कि पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को डाल्टन ने परमाणु कहा। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात इन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन के इस परमाणु प्रतिरूप को हम एक चित्र में देखते हैं। यहाँ पर एक घनाकार पदार्थ दिया गया है जो छोटे-छोटे गोलाकार अवयवों से मिलकर बना है। इन छोटे-छोटे गोलाकार अवयवों को ही डाल्टन ने परमाणु की संज्ञा दी। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों पर आधारित है। यहाँ पर इन तीनों पदों का उपयोग हुआ है, तो सबसे पहले हम इन तीनों पदों को ही समझते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक संयोजन को समझते हैं। रासायनिक संयोजन से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके कोई अणु बनाते हैं, इसे ही रासायनिक संयोजन कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम से हमारा तात्पर्य है कि किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। इसे हम एक चित्र से समझते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया दिखाई गई है, जिससे जल के अणु का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 मास यूनिट तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 मास यूनिट होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। यहाँ पर अभिकारकों में कुल द्रव्यमान 18 मास यूनिट होता है तथा उत्पाद जो कि जल है उसका द्रव्यमान भी 18 मास यूनिट है। अतः यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। अब हम बात करते हैं निश्चित अनुपात के नियम की। इस नियम के अनुसार कोई भी अणु के निर्माण के लिए परमाणुओं के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि कोई भी अणु का निर्माण तभी होगा जब अभिकारक एक निश्चित अनुपात में आपस में अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जल के एक अणु के निर्माण के लिए एक ऑक्सीजन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोग करते हैं। यदि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन व हाइड्रोजन 1:2 में अभिक्रिया न करें तो जल के अणु का निर्माण नहीं होगा। यही निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। अब हम डाल्टन के नियम के बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में अलग-अलग होते हैं, यानी कि भिन्न-भिन्न होते हैं। अलग-अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी-छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, जिसे सरल अनुपात का नियम कहते हैं, जिसे हम समझ चुके हैं। एक उदाहरण लेते हैं, कार्बन व ऑक्सीजन परमाणु का संयोग। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण के लिए कार्बन व ऑक्सीजन 1:1 में अभिक्रिया करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के लिए कार्बन व ऑक्सीजन 1:2 में अभिक्रिया करते हैं। अन्य अनुपात यानी कि 4:5, 6:7 इत्यादि जटिल अनुपात हमें प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर परमाणु सरल अनुपात में ही आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, ये आपस में अभिक्रिया करके जल का अणु बनाते हैं, यानी एक नए अणु या परमाणु में अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। यहाँ कुछ नया निर्माण नहीं होता, न ही किसी का विनाश होता है। चलो इसके बारे में नोट करने वाली बात पढ़ते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत सारी तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, परंतु इस सिद्धांत ने परमाणु के बारे में
आगामी वैज्ञानिक अनुसंधान की मजबूत नींव रखी। यह सिद्धांत सन 1808 ईस्वी में ब्रिटिश स्कूल अध्यापक जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया। हालांकि इस सिद्धांत में बहुत सी कमियां रही, लेकिन इसने आगे की वैज्ञानिक खोज के लिए एक रास्ता प्रदान किया, जो इस सिद्धांत की बहुत बड़ी विशेषता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत केवल परमाणु की सरल परिभाषा ही दे पाया, इसके आगे इसने कुछ नहीं किया। अतः परमाणु की आंतरिक संरचना समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए, जिसमें पहला नाम जे थॉमसन का आता है। अब हम जे थॉमसन मॉडल को पढ़ेंगे। परमाणु का थॉमसन मॉडल। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज मॉडल से हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार तरबूज में लाल वाला भाग होता है, उसे तो हम धनावेशित भाग का दर्जा दें, तथा जैसे इसमें बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं। अब हम इस मॉडल या सिद्धांत को व्यापक रूप से पढ़ते हैं। परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल सन 1898 ईस्वी में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जैसा कि हम चित्र के माध्यम से देख चुके हैं कि तरबूज के अंदर जिस प्रकार बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार धनावेशित गोले रूपी परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसके अनुसार परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान रहती है, अतः परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसने परमाणु के वैद्युत उदासीन होने का तथ्य उजागर किया। थॉमसन परमाणु प्रतिरूप को 2D में हम इस प्रकार देख सकते हैं। नोट: इस सिद्धांत से यह तो स्पष्ट हो पाया कि परमाणु उदासीन होता है, परंतु अन्य पक्षों को यह प्रतिरूप नहीं समझा सका। इस कारण इस सिद्धांत को शीघ्र ही निरस्त कर दिया गया। इसकी एकमात्र विशेषता यही थी कि इसने परमाणु के विद्युत उदासीन होने की बात कही। अन्य किसी भी तथ्य को यह परमाणु मॉडल नहीं समझा पाया। इसकी कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयास किया, जिसे हम अब पढ़ेंगे। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड और उसके कुछ साथियों ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई तथा कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए। उसी के अनुसार रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। स्वर्ण पत्र प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था को चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर सोने की एक पतली पन्नी रखी गई है, जिसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का वृत्ताकार पर्दा रखा हुआ है। यहाँ पर एक अल्फा कणों का स्रोत है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स की सोने की पन्नी पर बौछार हो रही है। जब सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी में से सीधे गुजर जाते हैं। इनमें से बहुत कम कुछ कोण से विक्षेपित होते हैं तथा लगभग 1 या 2 अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आते हैं, अर्थात उनका 180 डिग्री से विक्षेपण हो जाता है। यहाँ जिंक सल्फाइड का पर्दा संसूचक का कार्य करता है। अब हम रदरफोर्ड के प्रयोग व रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को विस्तार से समझते हैं। सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड एवं उसके कुछ शिष्यों ने एक प्रयोग के दौरान लगभग 10⁻⁷ मीटर मोटाई की एक स्वर्ण पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण हीलियम के नाभिक को कहते हैं कि बमबारी की। इस पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड का वृत्ताकार पर्दा रखा गया था। यह जिंक सल्फाइड का पर्दा संसूचन के लिए रखा गया था। जब अल्फा कण जिंक सल्फाइड के पर्दे पर पहुंचते हैं, तो वहां एक प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, जिससे हमें अल्फा कणों की उपस्थिति का पता चल जाता है। इस प्रयोग से निम्न प्रेक्षण व निष्कर्ष प्राप्त हुए।
अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। इससे यह मतलब निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन है, तभी तो अल्फा कण सीधे गुजर गए। बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश यानी कि डिग्री कोण से विक्षेपित हो गए, अर्थात समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होता है। यदि समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह पर केंद्रित होगा तो वहां पर उस स्थान पर प्लस आवेश होगा और अल्फा कण पर भी प्लस आवेश होता है। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। अतः जब अल्फा कण धनावेश के नजदीक पहुंचता है तो प्रतिकर्षित होकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अतः यहाँ पर कहा गया है कि समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होता है। अब अगले प्रेक्षण पर चलते हैं। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण का विस्थापन 180 डिग्री से हुआ, अर्थात परमाणु में धनावेश का कुल आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि बहुत कम अल्फा कणों का 180 डिग्री से विक्षेपण हुआ है, अर्थात परमाणु में धनावेश पूरे आयतन की तुलना में बहुत ही कम है। उपरोक्त प्रयोग को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसी प्रयोग के प्रेक्षणों व निष्कर्षों को रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में प्रस्तुत किया, जो निम्न प्रकार हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य में अर्थात नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर तीव्र गति से घूमते हैं। इन वृत्ताकार पथों को रदरफोर्ड ने कक्षा कहा। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख बातें थी। अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिखाया गया है। इस चित्र से पता चलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश इसके मध्य में नाभिक में उपस्थित होता है और धनावेश से हमारा तात्पर्य प्रोटॉन से होता है तथा इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उस समय न्यूट्रॉन ज्ञात नहीं थे, अतः रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की बात नहीं की। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियों की। हालांकि रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। यह नहीं बता पाया कि परमाणु किस कारण से स्थायी है। इसके साथ ही यह परमाणु मॉडल यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनकी विशिष्ट व्यवस्था क्या होती है। यहाँ नोट देखते हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, जिसे 2D में दिखाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तथा नाभिक में प्रोटॉन है। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा परमाणु मॉडल दिया, परंतु यह इलेक्ट्रॉनों के बारे में अच्छी तरह व्याख्या नहीं कर पाया। इस मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नील्स बोर ने काम किया। यहाँ हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में अपनी ऊर्जा का ह्रास करती है, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। अतः इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा खत्म होती जाएगी और एक समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा नहीं बचेगी, तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा होने पर परमाणु अस्थायी होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। अतः यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है और यही कारण है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हो गया।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक परमाणु सिद्धांत या मॉडल दिया, जिसे हम अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर चित्र में नाइट्रोजन परमाणु के लिए बोर का परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल दिखाया गया है। हम इसमें देख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स उपस्थित है, अर्थात परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये बात तो हमें रदरफोर्ड ने भी बता दी थी, लेकिन इसमें क्या खास नया है? तो अब हम समझते हैं कि इसमें क्या नया है। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी विशिष्ट व्यवस्था नहीं बता पाया। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इनकी कक्षाएं ऊर्जा के अनुसार अलग-अलग होती, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक कक्षा या कक्षक की ऊर्जा अलग-अलग होती है। इन कक्षकों को K, L, M, N इत्यादि नामों से पुकारा जाता है तथा इलेक्ट्रॉन भी अपनी ऊर्जा के अनुसार उसी विशिष्ट कक्षा में चक्रण करता है। यह परमाणु मॉडल मुख्यतः हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के लिए दिया गया था। इस परमाणु मॉडल को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना समझाने के लिए यह प्रतिरूप दिया, जो निम्न प्रकार है। ये निम्नलिखित तथ्य नील्स बोर की अभिधारणाएं भी कहलाती है, क्योंकि इनमें से कुछ को नील्स बोर ने कल्पना में माना था, जिनका बाद में सत्यापन हुआ। नील्स बोर के अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा के पथों में गति करते हैं। इन पथों को ही कोश या कक्षा या ऊर्जा स्तर के नाम से हम जानते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। इन्हें क्रमशः K, L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से N से दर्शाया जाता है। जैसे जैसे N का मान बढ़ता है, वैसे वैसे कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ती है, अर्थात नाभिक के पास वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम व नाभिक के सबसे दूर वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता और परमाणु स्थायी रहता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उच्च ऊर्जा के कक्षक में चला जाता है तथा जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा के कक्षक से निम्न ऊर्जा के कक्षक में चला जाता है। इससे रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा अधिक हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वह अपने से अधिक ऊर्जा के कक्षक में चला जाता है तथा जब वह अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है, अर्थात उसके पास ऊर्जा की कमी होती है, तो वह कम ऊर्जा के कक्षक में आ जाता है, अर्थात उच्च ऊर्जा के कक्षक से निम्न ऊर्जा के कक्षक में आ जाता है। इसे संक्रमण कहते हैं। इससे रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। नोट: यह परमाणु मॉडल अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों के प्रतिरूप, परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म स्तर एवं परमाणु से अणु बनने की प्रक्रिया को नहीं समझा पाया। ये इस परमाणु प्रतिरूप की कमियां हैं। अर्थात यह मॉडल अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों पर लागू नहीं होता। यह रैखिक स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म स्तर को नहीं समझा पाया तथा किस प्रकार परमाणु से अणु बनते हैं, इस प्रक्रिया की भी यह सुस्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। ये इस परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां थी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।